Problem number 10. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of motorist at the third, sixth and eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by motorist in each case. ये बोल रहा है कि एक मोटरिस्ट है जो एक ट्रैक को फॉलो करता है जो कि हर एक 500 मीटर के बाद 60 डिग्री एंगल से लेफ्ट की तरफ टर्न ले रहा है। ये सपोज करो कि पॉइंट ए से स्टार्ट किया। मैं यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा ही फिगर क्यों बना। सपोज करो कि डी को हम लोग 500 मीटर मानते हैं, तो पहले ये डी डिस्टेंस कवर किया, पॉइंट बी पे पहुंचा, उसके बाद ये 60 डिग्री एंगल से लेफ्ट की तरफ ट्रैक टर्न कर रहा है। यदि टर्न नहीं करता तो ये सीधे जाता, लेकिन टर्न किया तो 60 डिग्री से एंगल से टर्न करके ये ऐसे चला गया। फिर यदि टर्न नहीं करता तो ये सीधा जाता, 60 डिग्री से लेफ्ट की तरफ टर्न किया तो यहाँ से टर्न करके ये ऐसे आ गया। क्लियर है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर यहाँ पर आएगा ई, ई से फिर एफ, और एफ से फिर ये ए पे कैसे आ गया, ये एक इम्पॉर्टेंट है। मीन्स कि ये फर्स्ट टर्न है, ये आपको फर्स्ट टर्न, ये सेकेंड टर्न, ये आपको थर्ड टर्न, ये आपको फोर्थ टर्न, ये आपको फिफ्थ टर्न, और ये आपको सिक्स्थ टर्न। सिक्स्थ टर्न के बाद फिर ये जो इसका स्टार्टिंग ट्रैक है उस पर कैसे आ जा रहा है। आपको मालूम है कि टोटल एंगल एक सर्किल का कितना होता है, 360 डिग्री। यदि सपोज करो ये स्टार्टिंग ट्रैक था, एक बार टर्न लेगा तो 60 डिग्री एंगल से मूव कर गया, फिर दूसरी बार टर्न लेगा तो फिर 60 डिग्री एंगल से मूव कर गया, फिर तीसरी बार टर्न लेगा तो फिर 60 डिग्री से मूव कर गया। मीन्स कि टोटल 180 डिग्री से टर्न ले लिया। अब ये इस तरफ है, फिर 60 डिग्री से टर्न लिया 240, फिर 60 डिग्री से टर्न लिया 300 डिग्री, और फिर 60 डिग्री से टर्न लेगा तो टोटल 360 डिग्री कवर कर लेगा। मींस कि 6 टर्न लेने के बाद इसका जो ओरिजिनल जो ये ट्रैक था उसी पर ये आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये आपको हेक्सागोन पाथ में ही मूव करेगा। अब आपको फाइंड करना है कि जब ये थर्ड टर्न लेता है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, और यहाँ पर ये थर्ड टर्न है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपका जो इनिशियल पॉइंट है उससे फाइनल पॉइंट तक आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। बेसिकली यही मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और आपको इसी का डिस्टेंस, इसी का लेंथ कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो हेक्सागोन का एक प्रॉपर्टी होता है, ये इसका डायगोनल है। क्या है? ये अपोजिट जो पॉइंट्स है उसको ऐड कर रहा है। हेक्सागोन का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो डायगोनल का जो लेंथ होगा वो इसका साइड के पैरेलल होगा और ट्वाइस होगा। मीन्स ये डी लेंथ का है तो ये 2D लेंथ का है। इसको मैं एक बार प्रूफ कर देता हूँ आपको। तो सपोज करो कि यही आपको फिगर था, ठीक है, और ये आपको हेक्सागोन का ये एक साइड है जिसको मैं डी लेंथ से दिखा रहा हूँ, और मुझे साबित करना है कि ये जो लेंथ है ये आपको 2D लेंथ है। देखो मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा। ये डी लेंथ हो जाएगा, तो ये डी लेंथ हो जाएगा। अब हेक्सागोन का एक जो एंगल होता है, ये इंटरनल एंगल, वो कितना के इक्वल होता है, आप यहाँ से देखकर समझ जाओगे ये एंगल कितना के इक्वल होगा, 120 डिग्री, बिकॉज टोटल कितना है, ये 180 डिग्री है। 60 प्लस 120। फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो तो किसी पॉलीगॉन का यदि साइड n है तो उसके इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है n-2/n इंटू 180 डिग्री। हेक्सागोन के केस में n का वैल्यू 6 होगा। 6 - 2 4/6 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 2/3 इंटू 180 डिग्री, और ये हो गया 120 डिग्री। क्लियरली यदि ये पूरा 120 डिग्री एंगल होता है तो हाफ कितना हो जाता है, 60 डिग्री एंगल। आप देखो कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे है। ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री, फिर इसी तरह से ये भी 60 डिग्री है। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये कितना हो जाएगा, ये यदि d है तो ये लेंथ हो जाएगा d cos 60 डिग्री, और उसी तरीके से ये लेंथ भी हो जाएगा d cos 60 डिग्री। क्लियरली इसका टोटल जो लेंथ हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, d cos 60 डिग्री प्लस d cos
60 डिग्री, that is d plus 2d cos 60 डिग्री, that is d plus 2d का वैल्यू d हुआ और cos 60 डिग्री 1/2, तो ये हो गया 2d। अब ये इसके पैरेलल कैसे होगा, देखो एक 60 डिग्री पर यहाँ पर लाइन पर आया, दूसरे 60 डिग्री पर यहाँ पर आया और तीसरे 60 डिग्री पर लाइन इसके पैरेलल आ गया, ठीक है। 180 डिग्री जैसे होता है तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। सो क्लियरली इसका लेंथ आप समझ गए 2d होगा और एंगल थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये जो लाइन जितना एंगल बना रहा है ना, ये लाइन उतना ही एंगल ये भी बनाएगा और ये बना रहा है ओरिजिनल से 60 डिग्री एंगल। सो पहले केस में आपको आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2d हो गया 2 इंटू 500 मीटर, दैट इज 1000 मीटर और 1 किलोमीटर, और एंगल भी आपको बताना जरूरी है, तो एंगल हो गया 60 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल या स्टार्टिंग पाथ। सो ये आपको ये हो गया जब थर्ड टर्न पर। अब टोटल पाथ लेंथ भी निकालना है, मीन्स की डिस्टेंस भी निकालना है। सो टोटल पाथ लेंथ या डिस्टेंस कुछ भी लिखोगे, ये कितना हो गया 500 मीटर इसके लिए, 500 मीटर इसके लिए, 500 मीटर इसके लिए, तो टोटल हो गया 500 इंटू 3 दैट इज 1500 मीटर, दैट इज 1.5 किलोमीटर। सो ये आप समझ गए जब आपका थर्ड टर्न होता है उसके लिए। अब सेकेंड है 6 टर्न, तो 6 टर्न के बाद पार्टिकल क्या होगा, फिर से ए पे आ जाएगा। कैसे, बी पर पहला टर्न हुआ, सी पर दूसरा हुआ, देखो डी पे थर्ड, ई पे फोर्थ, एफ पे फिफ्थ और 6 टर्न आपको ए पे हुआ। तो जैसे ये छठा टर्न लेगा फिर से यहीं पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा तो ए से स्टार्ट किया, ए पे पहुंच गया घूम फिर करके, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस केस में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, पूरा ये 500 500 500 6 टाइम्स, तो 500 इंटू 6 डेट इज ये हो गया 3000 मीटर, डेट इज 3 किलोमीटर। ये आप समझ गए। अब उसके बाद पूछ रहा है कि 8 टर्न पे क्या होगा। सो 8 टर्न का समझाने के लिए मैं आपको इरेज कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग 8 टर्न देखते हैं। अब जो नेक्स्ट बोल रहा है कि 8 टर्न के बाद उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या डिस्टेंस होगा। सो इसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, 6 टर्न के बाद फिर से पॉइंट ए पे आ गया, 6 टर्न हो गया, ये आपको 7 टर्न हो गया, फर्स्ट या 7th, और ये सेकेंड या 8th टर्न। सो 8th टर्न के बाद पार्टिकल यहाँ पर आएगा पॉइंट सी पे। सो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले आप इसको ये कर दो ऐसे, ठीक है। सो ये आ गया, मीन्स कि जो AC इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8th टर्न। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट का ये होगा, A से स्टार्ट होगा और C तक जाएगा। तो आप लिखोगे AC इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8th टर्न। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो AC का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। AC का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो इसके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करो। एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ये वाला, इनके बीच इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये है। मीन्स कि मैं फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ, एक वेक्टर है ये, दूसरा वेक्टर है ये, और ये जो है ना ये इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है AC। तो मैं इसको B मान लेता हूं। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल। देखो यहाँ पर इसका हेड है और इसका टेल है, तो क्या करोगे, इसको आगे कर दोगे, तो आगे बढ़ाओगे तो यही एंगल होगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री। सो क्लियरली AC का आपको डिस्प्लेसमेंट होगा, ये D है और यदि ये D है तो D² प्लस D² प्लस 2 इंटू D इंटू D इंटू कॉस एंगल, एंगल क्या है 60 डिग्री। तो ये आ गया स्क्वायर रूट D² प्लस D² प्लस कॉस 60 डिग्री, दैट इज 1/2, और ये हो गया D² दैट इज स्क्वायर रूट 3 इंटू D। स्क्वायर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 इंटू 500। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5 इंटू 2 10, और ये 6 और ये 86, फिर इसके आगे आप 2 जीरो और लगाओ
और ये 3 के बाद, सो ये हो गया 866.00 मीटर। तो ये हो गया 866 मीटर। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 866 मीटर। अब ये एंगल आपको निकालना होगा, ये जो एंगल अल्फा हुआ ना, ये एंगल, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना होता है, तो कैसे निकालोगे? आपको यदि एंगल निकालने का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम लोग जैसे आपको ओरिजिनल में निकालते हैं वो दिखा देता हूं। ये एंगल अल्फा के लिए tan अल्फा निकालना होगा, तो आपको ये लेंथ होगा। tan अल्फा के लिए इसको आप यदि p मानते हो तो tan अल्फा होगा CP/AP। सो मैं लिखता हूं tan अल्फा इज इक्वल टू CP/AP, और CP का वैल्यू क्या है, यदि ये 60 डिग्री है तो ये वाला लेंथ होगा d cos 60 डिग्री, और ये लेंथ होगा d sin 60 डिग्री। सो ये CP हो जाएगा d sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई d प्लस d cos 60 डिग्री, और यही आपको इसी तरीके से वेक्टर में एंगल निकालते हैं। सो हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू d sin 60 डिग्री, दैट इज d इंटू स्क्वायर रूट 3/2, और d प्लस d cos 60 डिग्री, दैट इज d/2, और d स्क्वायर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 3d/2, d से d कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो ये हो गया 1/√3। सो tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, दैट इज 30 डिग्री। क्लियर है? मैं यदि आपको दिखाई नहीं वहां पर ठीक से दे रहा हो तो मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ इसको। यही आपको था 60 डिग्री। सो आपको ये लेंथ निकाले, ये आपको एंगल है अल्फा, तो tan अल्फा हो गया ये लेंथ जिसको मैं बोला CP, और ये B हो गया, ये A हो गया। सो tan अल्फा हो गया आपको CP डिवाइडेड बाई AB प्लस BP। तो यही काम यहाँ किया गया है। क्लियर है? हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो, कुछ आप फर्दर इंफॉर्मेशन चाहते हो, किसी पर्टिकुलर वीडियो पर चाहते हो, तो वो भी मुझे आप बता सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11, a passenger arriving in a new town wishes to go from a station to a hotel located 10 km away on a straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of taxi and the magnitude of average velocity? Are the two equal? देखो बहुत आसान प्रॉब्लम है। एक पैसेंजर है जो रेलवे स्टेशन पर उतरता है, मैं इसको एस से बताता हूँ, और इसको अपने होटल जाना है जो एक स्ट्रेट लाइन में है, स्ट्रेट रोड में है। होटल को एस से दिखाया गया है। ये टोटल 10 किलोमीटर है, लेकिन इसको गलती से एक टैक्सी वाला मिल जाता है जो कि डिसऑनेस्ट रहता है, ठीक है, और इसको काफ़ी घुमा करके इधर से उधर, उधर से उधर ले करके घुमा करके इसको यहाँ पर लेकर आता है, और टोटल मिला करके ये 23 किलोमीटर इसको ट्रेवल करा देता है। इस पूरे प्रोसेस में इसको टाइम लगता है 28 मिनट। सो ये आपको टी है, तो 28 मिनट्स को आप आवर में चेंज कर दो बिकॉज किलोमीटर में है, तो 28/60, और ये हो गया 7/15 आवर। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। सो पहला आ गया एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको जानते हो क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। टोटल पाथ लेंथ बोलो या डिस्टेंस बोलो, और उसको टाइम से डिवाइड कर दो, तो एक्चुअल जो ये पाथ ट्रेवल किया वही है, ये वाला पाथ ट्रेवल है, और ये 23 है। सो 23 डिवाइडेड बाई 7/15, डेट इज 23 इंटू 15/7। अब इसका जो वैल्यू है वो है 345 डिवाइडेड बाई 7, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 49.3 किलोमीटर पर आवर। सो क्लियरली एवरेज स्पीड तो आपको निकल गया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी क्या है, सो एवरेज वेलोसिटी में चूंकि डायरेक्शन भी होता है और यहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो आपको डायरेक्शन के बारे में बॉदर नहीं करना है। आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये एस एच है, ये जो एस एच है यही आपको डिस्प्लेसमेंट है। सो एस एच बाई टाइम क्या है, 7/15, और ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 7/15, सो 150/7। सो इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा, 21.37 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है?
आसान प्रॉब्लम था। अब आपसे सी पूछ रहा है कि आर द टू इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। आप देखोगे कि एवरेज स्पीड है 49.3 किलोमीटर पर आवर और एवरेज वेलोसिटी है 21.37 किलोमीटर पर आवर। सो ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब जो पर्सन है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा सच दैट कि उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो। सो व्हेन डिस्टेंस and displacement both are same, then average speed and magnitude of average velocity are same. क्लियर है? आसान प्रॉब्लम था। आप कुछ कंसेप्ट इसमें सीखें एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।